આ બાજુથી અવાજ ના જોયેલા આવે કંઈ લિમિટ હોય યાર. rod having charge density of लैम्बडा कूलम पर मीटर. उस रॉड से ए डिस्टेंस की दूरी पे अगर कोई इंडिविजुअल चार्ज रखा हुआ है तो फाइंड द एफ नेट ऑन द चार्ज. ट्यूसडे के लेक्चर में हमने वो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए एफ नेट के लिए. कूलम्स लॉ का ही एसोसिएशन देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कि 11th के साथ कहाँ कहाँ ज्वाइन हो सकता है. तो 11th में सेंटर ऑफ मास फॉर अ कंटिन्यूअस बॉडी एक टॉपिक था, वहाँ से इसको एसोसिएट कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं. फिर 11th में आपको लीनियर मास डेंसिटी, फिर सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी पढ़ाया था. किसी को याद है? सरफेस मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी. देखो एक 3 डेंसिटी आती थी, मैंने आपको ऐसे कराई थी, लैम्बडा, सिग्मा एंड रो. ये रो तो हम सबको आता है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम वॉल्यूम विच इज नोन एज मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी. उसके बाद सिग्मा का फॉर्मूला होता था मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम यूनिट एरिया. फिर इसका फॉर्मूला होता था मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम यूनिट लेंथ. और यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि भाई अगले साल जब 12th में आप आओगे तो सिमिलर सिचुएशन होगी. गॉस लॉ के साथ साथ आपको पढ़ाया होगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम लेंथ एल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम यूनिट एरिया एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम यूनिट वॉल्यूम. इसके ऊपर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला डिराइव करे होंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ इनफाइनाइटली लॉन्ग सरफेस चार्ज प्लेट, ऐसा कुछ. इसके ऊपर से ई का फॉर्मूला कुछ आया होगा. फिर इसके ऊपर एक वॉल्यूम. एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमने क्या सिखाया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं चार्ज एट रेस्ट, बट एक इंडिविजुअल चार्ज ऐसे कभी पॉसिबल नहीं होता है. चार्ज कैसा होता है? तो कि भाई ऐसे एक साथ होते हैं, जैसे इंडिविजुअल चार्ज कभी छूटा मिलता नहीं है. डिस्क्रीट चार्ज ऐसा कुछ नाम दिया होता है, पता है? यू फाइंड द फोर्स ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. मतलब बहुत सारे चार्ज होंगे अलग अलग, तो उसको हम फाइंड करते थे. लास्ट टाइम उसमें जो फॉर्मूला लगाया था कूलम्स लॉ का, क्या नाम था उसका? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल. कि मतलब एक चार्ज के ऊपर आजू बाजू वाले चार्ज ने जो फोर्स लगाया उसको फाइंड करते हैं, तो उसको बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल. बट इन रियलिटी इंडिविजुअल चार्जेस ऐसे नहीं मिलते हैं, वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में मिलते हैं. तो जब ऐसा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हमको कुछ दिया है कि अ रॉड हैविंग चार्ज डेंसिटी ऑफ लैम्बडा, मतलब लैम्बडा कूलम पर मीटर, समझ में आ रहा है? उस रॉड से ए डिस्टेंस की दूरी पे कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है. रॉड की लेंथ दी हुई है एल. देन फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज. सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला, कूलम्स लॉ का ही फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर. लेकिन हमारे पास अब क्या नहीं है? नॉर्मल सम जो हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए, उसमें हमारे पास क्या अवेलेबल था और इसमें क्या अवेलेबल नहीं है. कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? के 1/4 पाई. कूलम्स लॉ का फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है, के Q1 Q2 बाई R². मतलब के का आंसर तू बोल रही होगी, के का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. ऐसा कुछ फॉर्मूला हमारे पास है. मतलब अगर आपको डिस्टेंस पता है, Q1 Q2 पता है, तो कहीं से आंसर ले आएंगे. लेकिन नाउ सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि रॉड है, रॉड के ऊपर कितना चार्ज है वी कैन नॉट प्रिडिक्ट. क्यू चार्ज है, कौन सा है, अपने को नहीं पता है.
तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है? अब देखो ये लेक्चर्स में आपको मैं क्या करवा रहा हूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम सोच रहे हैं कि हाउ टू थिंक अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। फिर क्या है कि 11th के साथ इसका एसोसिएशन कैसे है, मतलब 11th के जो मैथमेटिकल टूल्स थे वो सारे इसमें रिवाइज हो जाएंगे एक बार, सारे मैथमेटिकल टूल्स, मतलब इंटीग्रेशन का यूज़ क्या है। तो लेक्चर का नाम, मतलब टॉपिक का नाम ही है कि भाई कूलम्स लॉ का एसोसिएशन करना है इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन इससे सीख सकते हैं एक बार फिर से, ये कराना ही पड़ेगा। इसके बाद वाला है वो भी अच्छा है, सम। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या ऑप्शन हमारे पास बचता है, तो जब हम ऐसा बोल नहीं सकते कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमारे पास कोई प्रोसीजर ही नहीं है। ये प्रोसीजर अवेलेबल है, लेकिन अगर मुझे इसका चार्ज पता होता तो, और अगर इंडिविजुअल चार्ज होता तो। बट सिचुएशन क्या है, इधर कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में से हमको एक लैम्बडा का वैल्यू दिया है सिर्फ, कि इसके ऊपर लैम्बडा जितनी डेंसिटी का चार्ज है उतना ही इंफॉर्मेशन है। तो लैम्बडा का फॉर्मूला वहाँ से ऐसा है Q बाई एल, तो Q इज इक्वल टू लैम्बडा एल बोल सकते हैं, सिंपल। अब इसमें क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट करना, उसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं, पर इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ऐसा कभी देखा हुआ है, समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके 10, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक करना है? 10 तक, सिंपल। मतलब ये एडिशन का कुछ सिंबल है ये। तो जो इंटीग्रेशन है वो क्या करता है, जब 11th में पहली बार हमने इंटीग्रेशन सीखा तो ऐसा कुछ कराया था कि फंक्शन ऑफ x होगा, उसको अब एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने की मेथड है इंटीग्रेशन। अब नॉर्मल एरिया होता, अगर कोई स्क्वायर डायग्राम बनता है या रेक्टेंगल डायग्राम बनता है, तो हम क्या करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया मिल जाता है नॉर्मली। बट इन दिस कंडीशन हमको एरिया कैसे मिलेगा? कोई ऐसा रैंडम डायग्राम है और एरिया अंडर द कर्व पूछा है, तो हम क्या करेंगे? तो उस टाइम पे एक मैथमेटिकल टूल इंट्रोड्यूस हुआ कि ऐसी कंडीशन में अगर एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको एक छोटी छोटी स्ट्रिप्स में काट दोगे। ये जो स्ट्रिप होगी वो dx लेंथ की होगी, और ये dx लेंथ इतनी छोटी है कि यहाँ पे जो आपको ऐसा दिख रहा है कि शायद इसको मैं जूम करके देखूंगा तो ऐसा कुछ दिखेगा, लेकिन ये dx इतना छोटा है कि ये जो ऑलमोस्ट सीधा ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको मिलियंस ऑफ पार्ट में तोड़ लेंगे। समझाता हूँ मैं आपको, एक आइडिया देता हूँ फिर से। सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो इसको मैं ऐसे 1 2 3 4 5 पार्ट्स में इसको तोड़ दिया। अब ये 1 पार्ट का एरिया, दूसरे पार्ट का एरिया, तीसरे पार्ट का, चौथे पार्ट का, 5वें पार्ट का, 5 एरिया को फाइंड करके अगर मैं ऐड कर लूँ तो टोटल एरिया मिल जाएगा। कोई डाउट किसी को इसमें? तो इसमें क्या किया कि इसमें जो इसका कर्वेचर है वो थोड़ा इन्वॉल्व हो जाएगा, पर मैथमेटिक्स ने क्या बोला कि इसके इनफाइनाइट टुकड़े कर दो। इनफाइनाइट मतलब इतने सारे टुकड़े कर दो कि ये जो कर्वेचर है ना उसका कुछ मीनिंग ही नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? आपके पास नॉर्मल रेक्टेंगल स्ट्रिप्स बन जाएगी बहुत सारी, और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया कैसे फाइंड करोगे? तो कि भाई फंक्शन इंटू डी एक्स। समझ में आ रहा है? फंक्शन इंटू डी एक्स, ऐसे सबका करोगे, एक एक का फंक्शन इंटू डी एक्स, फंक्शन इंटू डी एक्स, जहाँ तक ये जा रहा है उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो भाई एक्स एक्सिस पे सपोज 2 से लेकर के 10 तक जा रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स 2 से लेकर के 10 तक। समझ में आया? दैट्स द एक्चुअल यूज ऑफ इंटीग्रेशन। ये उसका एक्चुअल मीनिंग है कि जब किसी ग्राफ में उसको फाइंड करना होता है तो ऐसे हम करते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को इंटीग्रेशन में? अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज़ कैसे करेंगे, तो इस पूरी रॉड को
अगर इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो हर एक टुकड़े का चार्ज कितना होगा? अगर पूरे का चार्ज मैं बोल रहा हूँ कैपिटल Q, ये L लेंथ का है, तो इसको मैं छोटे से dx टुकड़े में तोड़ दूँ तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा? dq। समझ में आ रहा है? तो इस छोटे से dq की वजह से इस q के ऊपर फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इस छोटे से dq की वजह से एक फोर्स लगा अवे फ्रॉम द चार्ज। ऐसे इनफाइनाइट सिमल सपोज 1000 टुकड़े हैं तो 1000 टुकड़ों की वजह से फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ऑलवेज दिस डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? वो सारे छोटे फोर्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल फोर्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? कंडीशन क्या है हमारे पास? हम क्या करते थे कि इफ वी हैव मल्टीपल चार्जेस और किसी एक चार्ज पर रिजल्टेंट फाइंड करना है तो इसको पकड़ के रखो अवे फ्रॉम द चार्ज, इसको पकड़ के रखो अवे फ्रॉम द चार्ज, इसको पकड़ के रखो अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज एंड अवे फ्रॉम द चार्ज। सो ऐसे हम करते थे। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें भी मैंने क्या किया, इस पूरी लेंथ को इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ दिया तो सारे इंडिविजुअल इनफाइनाइट dq चार्ज हो गए। अब सारे dq चार्ज की वजह से इस q के ऊपर फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द चार्ज। समझ में आ रहा है? एक dq को पकड़ के रखा अवे फ्रॉम द चार्ज, दूसरे dq को पकड़ के रखा अवे फ्रॉम द चार्ज। समझ में आ रहा है? दैट्स हाउ वी विल फाइंड स्मॉल फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो, वी हैव कंसीडर्ड a small segment dx of charge dq। अब छोटा सा फोर्स बनेगा किसकी वजह से? इस छोटे से dq पोर्शन की वजह से। तो वो पोर्शन बना k dq q, सिंपल। और वो हमने कहाँ पे लिया है? तो x डिस्टेंस पे ले लिया है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? k dq q अपॉन एक्स स्क्वायर, सिंपल। अब इस छोटे से फोर्स को हमें इंटीग्रेट कर लेना पड़ेगा तो टोटल फोर्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? अब यहाँ से लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल हुआ तो इस छोटे से पोर्शन के लिए लैम्बडा क्या होगा? डी क्यू बाई डी एक्स। तो डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? लैम्बडा डी एक्स। तो इस डी क्यू को रिप्लेस करके मैं लिख सकता हूँ लैम्बडा डी एक्स इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। और अब क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है? यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को? आर्या, मतलब अगर एक्यूरेसी चाहिए ऐसी कंडीशन में सवाल क्या आया हमारे पास कि चार्ज का वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो वी कैन नॉट फाइंड द फोर्स डायरेक्टली। तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी तरीके से इसका चार्ज फाइंड करना पड़ेगा। तो ऐसे उसका चार्ज मिल जाता, पर ना तो मुझे लेंथ पता है ना लैम्बडा पता है, तो एक एग्जैक्ट नंबर तो मिलेगा ही नहीं। ये तो वेरिएबल में बातें हो रही है। समझ में आ रहा है? लैम्बडा कितना है नहीं पता है, लेंथ कितना है नहीं पता है। तो जब वेरिएबल में बातें होती हैं तो देयर इज नो सच मेथड टू फाइंड द फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पास तो इसका कोई आंसर ही नहीं है, फिजिक्स के पास तो इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैथ्स के पास गए तो मैथ्स के पास क्या है? तो कि भाई समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके अलावा कोई प्रोसीजर नहीं है। वो सारी प्रोसीजर लगाओ तो भी आंसर नहीं आ रहा है। तो एक और प्रोसीजर थी, उसका नाम था इंटीग्रेशन। उसमें हम क्या करते हैं वो सीखा, तो एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए। तो उसका यूज यहाँ पे क्या आया? तो कि भाई इसको इंटीग्रेशन करता क्या है कि उसको इनफाइनाइट सिमल पार्ट में तोड़ता है और उसको हम ऐड कर लेंगे तो टोटल आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया? सिंपल। तो इसको इनफाइनाइट सिमल डीक्यू में तोड़ दिया तो वो सारे इनफाइनाइट टुकड़ों में से किसी एक को अज्यूम किया कि भाई वो dx लेंथ का है और चार्ज से उसका डिस्टेंस x डिस्टेंस है। समझ में आ गया? तो वी हैव कंसीडर्ड अ स्ट्रिप एट द x डिस्टेंस, उसका चार्ज है dq, तो उसकी वजह से लगा हुआ फोर्स इतना होगा। तो इफ दिस इज योर स्मॉल फोर्स, तो इस स्मॉल फोर्स को पूरे पे इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल फोर्स मिल जाएगा। सिंपल है। पर अब क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि भाई इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है? लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे? जीरो से एल तक। ऐसा आपको लगता होगा कि सपोज ये ओरिजिन पे है तो ये जीरो होगा और ये एल प्लस ए डिस्टेंस पे चार्ज है। समझ में आ रहा है?
तो क्या 0 से ए एल प्लस ए पे इंटीग्रेशन, क्या ये लिमिट सही है कि क्या अभी मैं लिख रहा हूँ वो सही है? यहाँ से ध्यान दो, चार्ज Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस होता है R, तब फॉर्मूला बनता है KQ²/R²। सिंपल है। पर अब कंडीशन कैसी है, ये पूरी पट्टी के अंदर चार्ज है, तो आप लिमिट कैसे लेनी पड़ेगी? ये डिस्टेंस तो तू अगर लेगा गलती से, ये तू क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले रहा है, तो चार्ज थोड़ी यहाँ से यहाँ तक है, चार्ज तो यहीं से यहीं तक ही है। समझ में आ रहा है? इतना वाला पोर्शन तो खाली है, तो हमको लिमिट सेट करना भी सीखना पड़ेगा। ऐसे लिमिट नहीं लगा सकते। 0 to a + a रॉन्ग है। समझ में आ रहा है कि क्यों रॉन्ग है? बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट Q/Q, इसमें डिस्टेंस है R, तो बोल रहा हूँ KQ²/R²। तो R कौन है? एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। तो यहाँ पे डिस्टेंस ये पूरा है, इतने पोर्शन के अंदर पूरा एक चार्ज है, उसके बाद ए डिस्टेंस के बाद एक चार्ज है। समझ में आ रहा है? तो लिमिट क्या होनी चाहिए, ध्यान से समझो। तो ए से लेकर के L + a तक जाएगी, लिमिट समझी क्या की? तो ए से लेकर के चार्ज कहाँ से, क्या ए से लेकर के L + a तक चार्ज है। समझ में आ रहा है? तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फोर्स मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, ये रैंडम क्वेश्चन नहीं है, ये एक जनरलाइज फॉर्मेट है, इसका बहुत सारी जगह पे यूज आएगा। सेंटर ऑफ मास में सेम इंटीग्रेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कराया था, वहाँ पे भी सेम इंटीग्रेशन हम करते थे। अगर किसी को याद है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कंटिन्यूअस बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूअस बॉडी, और ये वाला पोर्शन, सेम इंटीग्रेशन, सेम प्रोसीजर। समझ में आ रहा है? तो 11th में ये एक ही तरीके से मैंने आपको सब कुछ चलाया हुआ है। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी का लेक्चर जब लिया था तब भी यही कैसेट थी, खाली वेरिएबल चेंज हुए थे। फिर जब बात करी थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, याद करो कि एक रॉड थी, रॉड के बीच में से एक्सिस पास होती थी, फिर हम फाइंड करते थे इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = mr²। फिर हम क्या करते थे, यहाँ से एक छोटा सा डिस्टेंस x लेते थे। समझ में आ रहा है? उस पर मास होता था dm, तो छोटी सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलती थी dm × r², x², x डिस्टेंस पे। फिर इस छोटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम इंटीग्रेट करते थे 0 to L/2 पे, या फिर 0 से L तक, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलती थी। समझ में आ रहा है? तो एक ही मेथड जा रही है सब जगह पे। समझ में आ रहा है? इसलिए इंटीग्रेशन का यूज कहाँ कहाँ आएगा, तो कि भाई सेंटर ऑफ मास जब फाइंड करना आएगा यही करना है। सेम सिमिलर चीज़ ग्रेविटेशन में भी, सिमिलर चीज़ ग्रेविटेशन में वो फॉर्मूला एक्चुअली ग्रेविटेशन में हमने नहीं पढ़ा है, पर जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और 3 पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि एक मास की रिंग है, उस मास वाली रिंग की वजह से सपोज चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, तो मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड लगती है। तो उस रिंग में जो मास है उसकी वजह से इस पॉइंट पे कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगी, तो उसका फॉर्मूला हम डिराइव नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, या चैप्टर नंबर 1 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। जब करंट इसमें से जाएगा तो इसकी वजह से एक फील्ड बनेगी इसके ऊपर, तो वो जो फॉर्मूला बनेगा उसमें Q को M से रिप्लेस करा देंगे और K को G से रिप्लेस करा देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्यू टू अ रिंग। समझ में आ रहा है? दैट्स हाउ सब कुछ कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? बिकॉज पूरा फिजिक्स आपका जो 11th 12th का है वो मोशन पे डिपेंडेंट है। चैप्टर जब स्टार्ट हुआ 3rd चैप्टर 11th का, वहाँ से वही कैसेट चल रही है कि पार्टिकल मोशन कर रहा है, फिर वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, फिर वेव चल रहा है, तो साउंड में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है और वेव मोशन कर रहा है, तो वेव का डिस्प्लेसमेंट समझा। ऐसे ही सिमिलरली इसमें भी वही आएगा। आगे आप वही फिर से पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, जो पीछे का वेव्स का रिलेशन जो हमने सीखे हुए हैं वही। तो ये एक जनरलाइज मेथड है कि एक मेथड आप सीखोगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए पहले से अच्छे से एक बार आप इंटीग्रेशन क्या होता है अपने हिसाब से नोट्स लिखिए। जैसे मैंने आपको पहले अब समझाया कि भाई एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन यूज होता है। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का क्या यूज हुआ, तो कि भाई इसका फोर्स डायरेक्टली फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स वी हैव अ मेथड कि x डिस्टेंस पे एक dx का टुकड़ा काट लो। समझ में आ रहा है?
कोई भी सेंटर ऑफ मास फ्रॉम कंटिन्यूअस बॉडी, तो एक कंटिन्यूअस बॉडी होगी, बाजू में एक पत्थर पड़ा होगा। अब ये एक सिस्टम बन गई। अब इस सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड करो। उसमें जो मैंने आपको नोट्स दिया उसमें लिखा हुआ है, मैंने लास्ट ईयर किसी ने ऐसा किया था कि जो सेंटर ऑफ मास जो था वैसे ही किसी ने सेंटर ऑफ चार्ज ढूंढा था, इसलिए वो क्वेश्चन सॉल्व करते ही नीचे लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ मास होता है पर इसका सेंटर ऑफ चार्ज नहीं होता है। अगर मास वाली चीज़ कोई होती तो सेंटर ऑफ मास होता है, लेकिन सेंटर ऑफ चार्ज कभी नहीं होता है। मतलब पूरा चार्ज, यहाँ का चार्ज जो है वो अलग इंडिविजुअली वर्क करेगा और पूरा एक साथ भी अलग इंडिविजुअली वर्क करेगा। समझ में आ रहा है? सबके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिंपल। जबकि सेंटर ऑफ मास में क्या था कि अगर कोई कंटिन्यूअस बॉडी है तो उसका कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो पूरी बॉडी चलने लगेगी, उसको बोलते थे हम सेंटर ऑफ मास। समझ में आ गया पूरा? अब सिंपल है, आपको करना क्या है, इसको आगे इंटीग्रेट करना है इस वाले फंक्शन को। कहाँ से कहाँ तक? a से l प्लस ए तक। k कांस्टेंट होगा, लैम्बडा भी कांस्टेंट होगा और q भी कांस्टेंट होगा। तो 1/x x स्क्वायर dx को आपको इंटीग्रेट करना है। जो आंसर आता है वो बताओ। समझना पड़ेगा, बोले चलो इधर क्या करना है हमें? आवाज ना करो ला वे। अब यहां से हमें क्या करना है, तो क्या भाई k लैम्बडा और q तो कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएंगे इंटीग्रेशन के। वो भीड़ चाहिए, ये क्यों बाहर आ गया? किसी को डाउट इसमें? बिकॉज k इज कांस्टेंट, लैम्बडा इज ऑल्सो कांस्टेंट एंड q भी कांस्टेंट है। तो अंदर बचेगा 1/x स्क्वायर dx, a से a प्लस एल या l प्लस ए। अब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x के। आग गोखू पड़ सकता हमारे लोगों है जरा ना गोखू है ना, हम जाए दो। ये x स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे तो x⁻² होगा। अब समथिंग रेस टू एक कुछ पावर में होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x⁻n+1/n+1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x⁻²+1/-2+1। तो x⁻⁻1/-1, तो ये क्या हो गया? -1/x। सिंपल। तो इसको हमें रट लेना है कि 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x। ऐसा फॉर्मूला याद ही कर लो इसको। फिर कहाँ से कहाँ तक? तो a से a प्लस एल तक। अब आगे क्या करना होता है, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स, जिसकी कुछ लिमिट होती है। अब जिसकी लिमिट है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? अपर लिमिट को पुट करो x की जगह, फिर लोअर लिमिट को पुट करो x की जगह, बीच में नेगेटिव साइन। कैसे? तो क्या भाई k लैम्बडा q -1/l प्लस ए। ये तो सिर्फ x की जगह अपर लिमिट पुट करिए। अब उसी x की जगह लोअर लिमिट को पुट कर दिया, बीच में नेगेटिव साइन। अब जो आएगा वो सॉल्यूशन। ये आपका जनरलाइज फॉर्मूला मिल गया कि किसी भी L लेंथ की रॉड से कितना फोर्स लगेगा किसी दूसरे चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता तो आप क्या करते? कशु आटली बड़ी कथा नहीं करवानी। अभी ये आपको क्या मिला? फोर्स मिला। F = फॉर्मूला क्या है? QE। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है तो खाली इस Q को निकाल दो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। समझ में आया कैसे किया? बिकॉज E = F/Q। આના પછીનો ક્વેશ્ચન સારો છે, સારી ક્વોલિટીનો છે। જવા દો લેફ્ટ સાઈડ વાળું બધું। सैटरडे किसी और को बंक मारना है तो उर्मी बंक मार रही है, तो पार्टनरशिप में क्या होगा? आपका कॉन्ट्री हो जाएगा।
नहीं, ऐसा ही होता है, स्कूल घर, क्लास को बोलो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल को बोलो क्लास जा रहे हैं, फिर कहीं और चले जाओ। हाँ, एक्सपीरियंस वाली पब्लिक नरक में जड़ से। पेन कम चाहती नहीं। चलो હવે શું કરવાનું છે આપણે? સેમ ક્વેશ્ચન. ઓકે, देखो लास्ट जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। इस बार क्या किया है कि उसी रॉड को हमने बेंड कर दिया। अब बेंड करने के बाद सेंटर पे कोई चार्ज रखेंगे यहाँ पे। अब इस चार्ज के ऊपर एफ नेट क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। बोले ના કીધું એટલે બધું પોઝિટિવ જ હોય। શું કહે છે હર્ષ? હર્ષરાજ છે એનું નામ તો? હે? वापस थोड़ी आ। अब इधर ध्यान दो, इंटीग्रेशन क्या करता है? एक्चुअली स्केलर समेशन करता है। तो इसके पहले वाले सम में हमने डायरेक्टली इंटीग्रेशन यूज कर लिया, लिमिट भी लगा दी, आंसर आ गया। अब इसमें पूरी रॉड पे चार्ज है ऐसे, तब सिचुएशन क्या होगी? ये एक जनरलाइज मेथड है कि रॉड की वजह से आपको सेंटर ऑफ मास पूछा, रॉड की वजह से आपको पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या करना होता है? एक्स डिस्टेंस पे dx कंपोनेंट ले लो। वैसे ही कोई सर्कुलर रिंग की वजह से पूछा है तो क्या करना है? थीटा एंगल पे एक थीटा एंगल कंसीडर किया, उसके ऊपर एक डी थीटा अज्यूम कर लो। स्मॉल सेगमेंट वहाँ पे भी कंसीडर कर ले सर, यहाँ से भी कंसीडर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन एंगल वाले केस में क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेना होता है। लीनियर केस में x पे dx काटो, इसमें थीटा पे डी थीटा काटो, समझ में आ रहा है? तो ये डी थीटा अगर मैंने इतना पोर्शन लिया और इसके अंदर चार्ज होगा dq, थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, सिंपल। तो इस आर्क के ऊपर एंगल है, सॉरी डी थीटा अपना सेगमेंट है, आर्क के ऊपर अपना चार्ज है dq, आर डिस्टेंस पे। तो dq का फॉर्मूला क्या हुआ? ला बोलो ला, कहीं तो बोलो ला जीवन में। आर डी थीटा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? कोई डाउट किसी को? अब मेथड छे मगज में आई जाऊँ જોઈએ। जैसे हमने याद किया हुआ है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, वैसे एक मेथड है कि दुनिया में एक सम सॉल्व करोगे तो कोई भी सम इसके जैसा आएगा। कैसे सम आएंगे वो भी आपको आइडिया दे दूंगा। ये केस होता है, समझ में आ रहा है? मेथड है, इसको करोगे तो इसके आसपास जितने भी सम बन सकते हैं आपको आ जाएंगे। कौन कौन से बन सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, कोई भी बुक उठा के आप देखोगे तो ये सेम सम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी दिखेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू हाफ रिंग, ड्यू टू फुल रिंग, तो उसको भी यही करना होता है। अब क्या करेंगे? dq हमारे पास है। अब मेथड क्या थी कि भाई एक छोटा सा फोर्स फाइंड करो, तो k dq, यहाँ पे अपना चार्ज है q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना होगा इस चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस? ये भी रेडियस ही है तो r ही होगा। इसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे इसको? 0 से लेकर के
चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पाई एंगल तक, तो 0 से पाई पे इंटीग्रेट करोगे। समझ में आया कि इसमें आने वाले सारे केस इसमें इन्वॉल्व हो गए। अगर आपको रिंग आधी दी होती यहाँ तक तो इंटीग्रेट करते 0 से π/2 तक, पूरा सर्कल दिया होता तो 0 से 2π तक, या कोई भी एंगल दिया होता 60 डिग्री तक का है तो 0 से π/3। समझ में आ रहा है? सेम केस गोज फॉर एवरी सब, जितने भी इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब सिचुएशन क्या है कि इंटीग्रेशन इज द नॉर्मल एडिशन, मतलब वेक्टर एडिशन नहीं है वो, मतलब ये 2 तो इसका वेक्टर एडिशन क्या आएगा 2√2, पर इंटीग्रेशन क्या करता है 2 to 4। समझ में आ रहा है? तो इंटीग्रेशन इज द स्केलर एडिशन, इट इज नॉट वेक्टर एडिशन। लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? फोर्स। और फोर्स कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। लास्ट टाइम मैंने आपको ये समझाया था कि रॉड की वजह से चार्ज के ऊपर ये वाला इनफाइनाइटसिमल टुकड़े से अवे फ्रॉम द चार्ज, दूसरे वाले इनफाइनाइटसिमल टुकड़े से अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब सारे टुकड़ों की वजह से फोर्स की डायरेक्शन सेम थी। दैट्स वाई वो स्केलर की तरह ऐड हो जाएगा सिंपली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उस पर। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई, यहाँ से फोर्स इधर लगेगा, यहाँ वाला जो है उसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, तो इतने सारे वेक्टर, इनफाइनाइट वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है डिलेमा क्या सिचुएशन, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? कि लास्ट वाले सम में इंटीग्रेशन इज द स्केलर एडिशन, तो लास्ट वाले सम में वो सारी डायरेक्शन एक ही साइड थी इसलिए वो चल गया, लेकिन इसमें वो नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? बिकॉज यहाँ वाला चार्ज इसको यहाँ फोर्स लगाएगा, यहाँ वाला इसको यहाँ से फोर्स लगाएगा। तो हमने जो कंसिडर किया है उसी सेगमेंट को अगर ध्यान से देखें तो वो सेगमेंट थीटा पे है, यहाँ से उसका फोर्स अवे फ्रॉम द चार्ज लगेगा, तो x बन जाएगा, यही थीटा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा F cos, समझ में आ रहा है, एक वर्टिकल होगा DF sin। तो हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन फोर्स के दो कंपोनेंट निकलेंगे, उनको अलग अलग इंटीग्रेट करना है। समझ में आ रहा है? बिकॉज पूरी रिंग से अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, सिमिलरली सामने वाले की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, उन दोनों का रिजल्टेंट कहीं पे नीचे मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो उसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन समझ में आया तो। दो कंपोनेंट क्यों कंसीडर किए? सिंपल, एक होगा DF cos। DF cos कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वो होगा DF sin। कहाँ से कहाँ तक करना है उसको इंटीग्रेट? 0 से पाई, 0 से पाई। अब तो कर पाओगे। देखो एक चीज खाली एक बार ये ध्यान આપી दो, एक बार जो સાંભળેલો શું કહેવા માંગુ છું તમને, કે આ સેમ ચાર્જ અહીંયા બી હશે સિમિલર एंगल पर, અહીંયાથી સિમિલર एंगल લઈ લઉં તો અહીંયા भी एक चार्ज છે हो, तो इसकी वजह से इसके ऊपर अवे फ्रॉम द चार्ज फोर्स लगेगा। तो कंडीशन क्या हो रही है, इसका F cos इसके F cos से कट जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो जीरो होने वाले हैं। ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्स विल बी एडेड टुगेदर। समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को इसमें? जो समझाया उसमें सिमिलर, ये चार्ज यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, दोनों की वजह से फोर्स लगेगा, लेकिन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कट जाएंगे, ओनली वर्टिकल बचेंगे। तो सारे वर्टिकल को ही ऐड करना पड़ेगा। इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी आवर आंसर। इसका आंसर जीरो, मैथमेटिकली भी जीरो आएगा और लॉजिकली भी हमने समझ लिया जीरो है। समझ में आ रहा है? DF का फॉर्मूला यहां हमने लिखा हुआ है,
के डी क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। बट सिचुएशन क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर 0 to पाई। अब थीटा को क्यू के रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो डी क्यू का फॉर्मूला यहाँ बनाया था आर डी थीटा, तो डी क्यू की जगह आर डी थीटा रख सकते हैं यहाँ पे। तो के आर डी थीटा क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, एक एक आर चला जाएगा 0 to पाई। अब के कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा कि क्यू बाय आर, अंदर बचेगा कॉस थीटा, उसका इंटीग्रेशन 0 से पाई पर करना है, कॉस थीटा डी थीटा बचेगा अंदर। इसमें कोई डाउट किसी को? अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन, अब एक बार अपर लिमिट पुट करो, माइनस साइन पाई माइनस साइन 0, तो साइन पाई की वैल्यू भी 0, साइन 0 की भी 0। कॉस नो साइन, ओके, एक लो साइन रहा, तो साइन पाई भी 0 होगा, माइनस साइन 0 भी 0 होगा। हाँ समझ पड़ी कैसे करें? वो सर्कल सिखाया है ना, सर्कल में पहला एक्स कंपोनेंट जो है वो कॉस की वैल्यू देता है और वाई कंपोनेंट साइन की। तो यहाँ पे 0 डिग्री है तो कॉस 0 1 साइन 0 0, यहाँ पे पाई डिग्री है तो कॉस 0 -1 और साइन पाई 0। समझ में आ रहा है? कट समझना पड़ी, सर्कल हुआ है ऐसा हमने किया हुआ है ऑल एस टी सी, ये 0 डिग्री, ये पाई बाई 2 डिग्री, ये पाई और ये 3 पाई बाई 2 है। ला आवाज बंद करो लावे। ये समझ में आया क्या किया? सर्कल में यहाँ 0 डिग्री होता है, ये 90, ये 180, ये 270 और वापस 360, और कॉस थीटा जो होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा जो होता है वो y को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? तो અહીંયાના કોઓર્ડિનેટ શું થાય, x પર 1 y પર 0, અહીંયાના શું થાય x પર -1 y પર 0। तो अगर मैं कीधું cos 0 sin 0 तो साइन मतलब y ની વેલ્યુ आ रही, sin 0 એટલે 0। પછી मैं कीधું sin पाई तो sin पाई ની વેલ્યુ भी કેટલી છે 0, तो 0 - 0 શું આવશે, 0 જ આવશે, અને 0 इंटू कुछ भी क्या आ जाएगा 0। और वो तो हमने मैथमेटिकली भी मतलब लॉजिकली भी वहाँ देखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 ही होते हैं। एक भूल છે એવું લાગે છે મને। લેમ્બડા એમાં છે ને કંઈક ભૂલ લાગી રહી છે, અહીં તો બરાબર છે। હોરિઝોન્ટલ કમ્પોનન્ટ 0, देखो इधर क्या करना है, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो इस छोटी लेंथ dx या dr जो मैंने ली है